Now I would like to request the president of Bharati Yoga Sansthan. He has lakhs of followers. He visited many countries for publicity and expansion of yoga activities. His articles in Yoga Manchari are going benefit to lack of readers. His yoga related programs are being regularly telecast on Lok Sabha TV. He is engaged in the welfare activities of the Sansthan and are determined to allow the goal of Geo on Jeevan Do. So let me invite Desh Raj Gupta ji. I'm sorry, he's not a doctor. He said special to me that I'm not a doctor, but you can call me Desh Raj Gupta. So let us welcome Desh Raj Gupta on the stage. पूजनीय मातृशक्ति आदरणीय बंधुओं, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज के इस आयोजन में अपनी बात को रखने का ईश्वर की कृपा से शुभ अवसर प्राप्त हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा जब योग के विषय में और कुछ ऐसी बातें हो रही थी जिससे ऐसा लग रहा था जब भारत की संस्कृति और सभ्यता के संरक्षण और संवर्धन की जो बातें की जा रही थी उससे मन गदगद हो रहा था। आज समाज में हम देखते हैं कि रोग बहुत तेजी से हमें घेरते जा रहे हैं और बात सारी स्वास्थ्य की हो रही है। मैं थोड़ा सा इससे पहले कि अपनी बात को रखूं, मैं भारतीय योग संस्थान का भी हल्का सा परिचय आपको दे दूं। इस संस्था के बारे में, ये संस्था कैसे बनी और क्या काम करती है। भारतीय योग संस्थान की स्थापना आज से 56 वर्ष पूर्व 10 अप्रैल 1967 को परम श्रद्धेय श्री प्रकाश लाल जी के द्वारा इसको स्थापित किया गया। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय को देखा होगा, उसके बराबर में एक बोल्टा पहाड़ी है, वहां पर इसका पहला योग का केंद्र खुला था। वो पूर्ण रूप से गृहस्थी और एक आम व्यक्ति थे, उनको योग का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, लेकिन उन्होंने संकल्प लिया कि भारत की संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए इस संस्था की स्थापना की गई, जिसमें हमने संकल्प लिया कि कभी भी योग को इस मंच से बेचा नहीं जाएगा, कभी शुल्क नहीं लिया जाएगा योग सिखाने का किसी भी रूप में, और ना ही डोनेशन को लिया जाएगा। यह संस्था एक ऐसी है, किसी से किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता स्वीकार नहीं करती। और आज वर्तमान में भारतवर्ष के 23 प्रांतों में 4500 योग केंद्रों के माध्यम से प्रतिदिन लाखों लोगों को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर लाभान्वित करके इस देश में ये जन सेवा में लगी हुई है। भारत से बाहर के भी 10 देशों में हमारे लगभग 100 से ऊपर सेंटर चलते हैं, लेकिन बाहर भी आज इस जमाने में हम लोग किसी से कोई पैसा चार्ज नहीं करते। ये एक फक्र के साथ हम हर मन से अपनी इस बात को कहते हैं। ये संस्थान प्रातःकाल पार्कों में अपने योग के केंद्र चलाता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग, युवाओं के लिए अलग और कॉमन सब के लिए मिक्स्ड सेंटर भी चलते हैं। हम विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण शिविर भी लगाते हैं। रोग निवारण शिविर लगाना, योग प्रशिक्षण शिविर लगाना, महिला रोग निवारण शिविर लगाना, युवा संस्कार निर्माण शिविर लगाना, भिन्न भिन्न प्रकार से कहिए कि हम सेवाएं ये देते रहते हैं। मेरा भी इतिहास ऐसी एक अलग ही टाइप का है कि मैं जब यंग था, वैसे तो हम अभी भी अपने आप को यंग ही मानते हैं,
क्योंकि योग के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति आसानी से बूढ़े नहीं होते। हमारे सभी ऊपर के अधिकारी 90-92 साल की उम्र में 8-8, 10-10 घंटे आश्रम में अपनी रेगुलर सेवाएं देते हैं। जब मैं 1985 में अपनी धर्मपत्नी के साथ सुबह पार्क में सैर करने के लिए जाता था, व्हाइट टी शर्ट होती थी मेरी, व्हाइट निक्कर होती थी, उस समय पहनावा यंग बच्चों वाला रहता था, तो एक्सरसाइज किया करता था। मैडम को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम थी और उनकी एड़ियों वगैरह में दर्द रहने लगा, तो किसी ने मुझे ये मार्ग दिखाया। वो दिन था कि आज का दिन है, मैं भारतीय योग संस्थान से कभी फिर वापस मुड़ करके मैंने नहीं देखा। और एक साधक, एक कार्यकर्ता, एक शिक्षक, एक केंद्र प्रमुख, एक क्षेत्र का प्रधान, एक जिले का प्रधान, दिल्ली एनसीआर का प्रधान, और आज उस ईश्वर की कृपा से भारतीय योग संस्थान के पूरी अंतरराष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी मुझे प्रभु की कृपा से मिली है और आप सबके सहयोग से दिन रात ही सेवा में लगे। वास्तव में योग है क्या? आप सभी योग प्रेमी हैं क्योंकि आपने मार्ग ऐसा चुना है। योग अपने आप में एक पूर्ण विज्ञान है। अभी आपने देखा कि एक एलोपैथी के डॉक्टर्स भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि इससे बड़ा कोई मार्ग नहीं है अपने आप को स्वस्थ रखने का। योग एक जीवन जीने की कला है। योग से मेरा शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, मैं इन सब को स्थिर करने में सफल होता हूं। योग आत्मा से परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग है। इनको जोड़ देना योग है। अगर मैं इसके इतिहास की तरफ जाऊं, प्राचीन काल में वास्तव में, या आप यूं कह लीजिए आज से 200, 400, 500 साल पहले योग तो तब भी होता था। ये तो हमारे देश की वसीयत है, ये तो हमारे पूर्वजों की देन है। तो उस समय योग के जिज्ञासु या मोक्ष प्राप्ति के लिए योग को अपनाया जाता था, और वो योग को जानने के लिए, योग को सिद्ध करने के लिए जंगलों में चले जाते थे, जिससे कि समाज में ये योग ज्यादा प्रचलित नहीं हो पाया। अगर हम और आप देखें, आज से 5 दशक पीछे हमारे माता पिता या हमारे दादा दादी, उनका जीवन साधारण था, दिनचर्या साधारण थी, रोग नहीं थे, पर जिसको हम योग कहते हैं वो योग तो वो नहीं करते थे, आसन प्राणायाम तो वो नहीं करते थे। तो कहीं ये लुप्त हो गया था। आज जितना योग प्रचलित है, 50 वर्ष पहले शायद इतना प्रचलित योग नहीं था। आज प्रचलित क्यों हुआ? जब आधुनिक काल में व्यक्ति का लाइफस्टाइल बदला, खाने का, सोने का, सोचने का, क्रिया करने का, प्रतिस्पर्धा का जीवन आया, हम तनाव में रहने लगे, हमारी कार्य क्षमता गिरने लगी, तो हमारे शरीर को रोगों ने घेरना शुरू कर दिया और हम कहीं ना कहीं उन रोगों के इलाज के लिए दवाई की तरफ बढ़ने लगे। अस्पताल खुलते चले गए। अब तो 5 स्टार होटल और 5 स्टार अस्पताल और 7 स्टार अस्पताल दिल्ली जैसे मेट्रो सिटीज में देखने को मिलते हैं। अगर हम इसको नेगेटिवली ना सोचें तो आम व्यक्ति की तो कई बार ये पहुंच से बाहर दिखाई पड़ता है। और जब आम व्यक्ति दवाइयां खा खा करके थकने लगा और इलाज फिर भी नहीं हुआ, तो शायद हम लोगों ने उसका कोई वैकल्पिक मार्ग ढूंढना शुरू कर दिया। और जब वो योग तक पहुंचे, जैसे अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे बैठे हुए कि मेरे पास पेशेंट आई और वो इंसुलिन पे थी और उसका इंसुलिन बंद हो गया, और जब ये बात उनको पता चली, बीइंग ए डॉक्टर ही वाज सरप्राइज्ड कि ऐसा क्यों हुआ। और उन्होंने उनका डाइट चार्ट और उनका लाइफस्टाइल अपने पेपर पर नोट करना शुरू कर दिया, और जब उसको फॉलो किया तो वो डॉक्टर्स भी उस बीमारी से बाहर आ गए। तो इससे कहीं ना कहीं तो योग के प्रति व्यवहारिक रूप में
विश्वास जागना चाहिए। तो आधुनिक समाज में हम शायद कहीं मजबूरी में या अपनी जरूरत के मुताबिक योग की तरफ प्रेरित होने लगे, और आज योग यहां तक पहुंच गया। थोड़ा बचा खुचा था तो हमारे योग प्रेमी प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर योग की महिमा को दिखाया, यूएनओ में पास करवा करके, तो अब तो योग की गाड़ी राजधानी की तरह सड़कों पर दौड़ने लगी। ये बात तो सत्य है। आइए, आज आधुनिक काल में भी अगर योग को देखें तो इसका महत्व कहां कहां है। अभी तक हम सारी बातें केवल शरीर के साथ जोड़ करके देख रहे हैं, लेकिन अगर क्या एक खिलाड़ी जब खेल के मैदान में खेलता है, दो टीम आपस में क्रिकेट खेलती है, योग वहां भी आपकी मदद करता है। क्योंकि अगर टीम का कैप्टन योग की साधना करता है, वो भ्रामरी प्राणायाम करता है, वो शवासन करता है, वो योग निद्रा का अभ्यास करता है, तो उसको अपना संतुलन बनाना आ जाएगा और उसके निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाएगी, उसके खेलने की क्षमता और योग्यता बढ़ जाएगी और वो अपनी टीम को जितवा करके लेकर के आएगा। अगर मैं इसे शिक्षा के क्षेत्र में देखूं तो आज जो शिक्षा जिस स्तर पर पहुंची हुई है, तो आप देखेंगे कि हमारे बच्चों में स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा होता है। वो जो आशा रखते हैं कि मुझे अंक इतने प्राप्त हो जाएं, उनको उतने कई बार नहीं हो पाते, तो और स्ट्रेस में चले जाते हैं। जब बोर्ड के पेपर चलते हैं तो आप देखते हैं कि उस पे रेडियो के ऊपर भी डिप्रेशन से बाहर निकलने की टेक्निक वो बतलाने लग जाते हैं। वास्तव में अगर बच्चा शांत स्वभाव का होगा, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, उसके सीटिंग आवर्स सही होंगे, उसकी मेमोरी सही होगी, उसकी पकड़ अच्छी होगी, तभी तो वो अपना रिजल्ट भी अच्छा दिखा पाएगा। मुझे अपने जीवन में एक प्रैक्टिकल करने का रिसर्च, जैसे डॉक्टर साहब ने तो अपनी लाइन में रिसर्च कर ली, हमने अपने योग के अंदर हम भी छोटी छोटी रिसर्च करते रहते हैं। ईश्वर की कृपा से मुझे पिछले 20-25 सालों से मैं हर साल लगभग 80 से 100 बच्चों का एक बैच लेकर के चलता हूं, 16 से 18 साल के बच्चों को, जिनके बोर्ड के पेपर होते हैं, और उनको कुछ छोटी छोटी योग की क्रियाएं, थोड़ी फूड की टिप्स, छोटी छोटी चीजें उनको हम बताते हैं। देखो भाई, आप भ्रामरी प्राणायाम करोगे तो आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा, आप लॉन्ग डीप ब्रीदिंग करोगे तो आपको ये फायदा होगा। आप यकीन मानिए, आज यंग बच्चे अपने बाल सूखे रखते हैं, वो तेल लगाना पसंद नहीं करते, अगर आपको भी अनुभव होगा ये। पर मैं एक अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं कि अगर मेरे पास 25 फीमेल बेटियां मेरी इस में हिस्सा लेती हैं, तो 25 की 25 बच्चियों को मैंने सर के ऊपर बादाम के तेल की मालिश के लिए कहा, और उन्होंने 25 के 25 ने कहना माना और अपनी मदर के घुटनों पर सर रख करके कहा कि माँ, मेरे सर पर तेल की मालिश करो, मेरे सर ने कहा है। और माँ बाप की आंखों में मैंने आंसू देखे, ये कह करके कि सर आपने इनको क्या घुट्टी पिलाई है, ये तो सर पे तेल की मालिश करवाते हैं, और ये बिना कहे पड़ने लग गए। और आप सच मानिए कि उनकी परफॉर्मेंस में जो इजाफा देखा गया वो प्रशंसनीय था, वो प्रशंसनीय था। तो ये ऐसा नहीं है कि केवल स्वास्थ्य की बात है, ये तो शिक्षा की बात हुई। आप आर्थिक क्षेत्र में भी अगर आप देखें, अगर समाज में योग का प्रचलन पूरा हो जाए और हम प्रतिदिन 1 घंटा योग करने लगे, तो जब इंसुलिन पर गए हुए डॉक्टर वहां से वापस मुड़ सकते हैं, तो यह तो सत्य है कि हम बीमारियों को मैनेज करने में सफल हो सकते हैं। यह तो सत्य है कि जो धन हमारा खर्च हो रहा था इस लाइन में, वो बचने लगेगा, तो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के ऊपर लगाइए इकोनॉमी के अंदर। और यही नहीं, ये मैं एक मन से कई बार भाव व्यक्त किया करता हूं
अगर हम प्रतिदिन योग करें तो हमें कम से कम 10, 15, 20 साल एडिशनल बोनस के रूप में स्वस्थ जीवन जीने के लिए मिल जाएगा। थोड़ा जॉब से हट करके सोचिए, अगर मैं बिजनेस करता हूं, आज हम 50 और 60 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं तो हम बिजनेस नहीं कर पाते, और जो कमाया था 50 से 60 साल तक उसका बहुत बड़ा हिस्सा हमारा अपनी स्वास्थ्य पर खर्च करने के लिए इलाज के ऊपर होने लगता है। जो कमाया वो खर्च हो रहा है, आप जोड़ नहीं पा रहे हैं और आगे कमा नहीं पा रहे हैं। लेकिन यह सत्य है कि अगर हम योग प्रतिदिन कर लें तो हम इतना स्वस्थ जीवन जिएंगे कि मेडिकल पर भी खर्चा नहीं होगा और आप 20 साल जीवन में एक्स्ट्रा कमाएंगे, अगली पीढ़ी तक का इंतजाम करके जाएंगे। तो आपकी अर्थव्यवस्था भी देश की मजबूत बनेगी। अभी स्वास्थ्य की बात हो रही है, महर्षि चरक कहते हैं सम दोषः समान अग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वास्थ्य इत्यभिधीयते। अर्थात जब मेरे शरीर में वात, पित्त, कफ ये तीनों संतुलित मात्रा में हैं, मेरे भीतर बनने वाला लाल रस, अमाशयी रस, अग्नशायी रस, आंत्र रस, पित्त रस, ये सब सम अवस्था में हो। सम धातु रक्त, रस, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और वीर्य, ये सब सम अवस्था में हो। मल क्रिया, सुबह जब मैं उठूं 2 गिलास गुनगुना पानी, जिसे ऊषा पान कहते हैं हम अपनी भाषा में, उसका सेवन करूं। हम क्या करते हैं, हम बेड टी से दिन की शुरुआत करते हैं आज बदले हुए जमाने में। और याद रखिए, रोगों का जन्म पेड़ों से होता है। अगर जिस व्यक्ति का सुबह उठ करके मल निष्कासन की क्रिया सहज है तो वो समझ लीजिए कि वो स्वस्थ व्यक्ति है। इसका थंब रूल है ये कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठते सबसे पहले अपने हाथ से, क्योंकि हम 3 और 4 बजे उठते हैं तो उस समय सभी तो उठे हुए नहीं होते, तो हमें खुद करना चाहिए ये काम। 2 गिलास गर्म पानी पीजिए। अगर आप डायबिटिक नहीं है तो 1 चम्मच शुद्ध शहद उसमें मिला दीजिए, 1 नींबू उसमें मिला दीजिए। आप उसको थोड़ा बदलते रहिए, 12 महीने भी लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पानी 12 महीने लीजिए सुबह। मैं इस मौसम में भी ल्यूक वार्म वाटर लेता हूं सुबह के समय, आप यकीन मानिए, ठीक 3 बजे, और उसके ठीक 5-7 मिनट के बाद सहज रूप में मल का निष्कासन होता है। अगर आप कब्ज के रोगी नहीं है तो आपकी 80-90% बीमारियां तो स्वतः ही ठीक हो जाएंगी। सम दोषः सम अग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिया मना, जिसकी आत्मा प्रसन्न हो, जिसकी इंद्रियां अंतर्मुखी हो, जिसका मन शांत हो, ऐसा व्यक्ति ही स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। ऐसे व्यक्ति को ही हम स्वस्थ व्यक्ति हम आज स्वस्थ व्यक्ति किसको कहते हैं? जिसके पेट में दर्द नहीं होता, जिसको बीपी नहीं होता, जिसको शुगर नहीं होती, जिसकी वो हर प्रॉब्लम होती। ऐसा नहीं। योग में स्वस्थ व्यक्ति उसको कहा जाता है जिसका शरीर भी स्वस्थ हो, जिसको मानसिक स्वास्थ्य भी प्राप्त हो, जिसको आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी प्राप्त हो, और एक और स्वास्थ्य होता है जिसको कहते हैं सामाजिक स्वास्थ्य, जिसको सामाजिक स्वास्थ्य भी प्राप्त हो। शारीरिक स्वास्थ्य की क्या पहचान है? आंखों में चमक होनी चाहिए, चेहरे पर लाली होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए, त्वचा आपकी चमकीली होनी चाहिए, पाचन आपका सुदृढ़ होना चाहिए, निष्कासन आपका सहज होना चाहिए, हड्डियां आपकी लचकदार होनी चाहिए, जोड़ों में दर्द नहीं होना चाहिए, आपका श्वसन ठीक चलना चाहिए, आपका रक्त भ्रमण सही होना चाहिए, आपके अंग सारे एक अच्छे सामंजस्य, एक अच्छे तालमेल के साथ काम करें।
आपके अंदर काम करने की क्षमता पूरी होनी चाहिए, तो आप शारीरिक स्तर पर ठीक है। आपका मन शांत होना चाहिए, आपकी सोचने की शक्ति ठीक होनी चाहिए, आपके समझने की शक्ति ठीक होनी चाहिए, आपके निर्णय लेने की शक्ति ठीक होना चाहिए, आपका क्रोध पर नियंत्रण होना चाहिए, आप भयभीत नहीं होने चाहिए, आप ईर्ष्या में नहीं होने चाहिए, आप द्वेष में नहीं होने चाहिए, आप अवसाद में नहीं होने चाहिए, आप अनिद्रा के रोगी नहीं होने चाहिए, तो आप मानसिक दृष्टि से स्वस्थ कहलाएंगे। आपको घर में एडजस्टमेंट करनी आनी चाहिए, आपको समाज में एडजस्टमेंट करनी आनी चाहिए, आपके अंदर भाईचारे की भावना होनी चाहिए, आपके अंदर दूसरों का मान सम्मान करने की आदत आपकी होनी चाहिए, आप दूसरों का दुख आपको अपना दुख दिखे ऐसा भाव आपका होना चाहिए, तो आप सामाजिक दृष्टि से स्वस्थ कहलाएंगे। ईश्वर में विश्वास करना, प्रत्याहार की साधना करना, धारणा की साधना करना, ध्यान का अभ्यास करना, और सोचिए कि क्या सारा दिन मैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए जीता हूं या दूसरों के लिए भी जीता हूं। अगर मैं अपने प्रतिदिन दिनचर्या में थोड़ा बहुत समय, क्या मैं समाज में दूसरों के भले के लिए, जिसके बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए, इवन यहां तक प्रशंसा तक नहीं चाहिए मुझे, क्या मैं कोई ऐसा कार्य दिन भर करता हूं? अगर ऐसा करता हूं तो वास्तव में मैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से स्वस्थ हूं। वरना केवल आप मेडिटेशन में बैठकर के आप ये कहें कि मैं प्रतिदिन आधा घंटा 20 मिनट मेडिटेशन करता हूं। मेडिटेशन या साधना किसको कहते हैं? साधना वो पेड़ का नाम है जिसके ऊपर सेवा रूपी फल लगते हैं। साधना वो उस पेड़ का नाम है जिस पर सेवा रूपी फल लगते हैं। मेरे भीतर से मेरे भाव बदल जाएं, मेरे विचार बदल जाएं, मेरी सोच बदल जाए, मेरी समझ बदल जाए, तो मैं एक स्वस्थ व्यक्ति कहलाऊंगा। हम घुटनों के दर्द को देख करके स्वस्थ चेक करते हैं कि घुटने ठीक है तो ये व्यक्ति स्वस्थ है। अब मन में वो विचार नकारात्मक विचारों में उलझा हुआ है तो भी ये व्यक्ति स्वस्थ कैसे हो सकता है? ये तो हर वक्त समाज में बुराई के बारे में सोच रहा है ना। इसको आप स्वस्थ व्यक्ति मत कहिए। स्वस्थ का मतलब स्व में स्थित हो जाना स्वस्थ व्यक्ति होता है। अपने आप में अवस्थित हो जाना स्वस्थ व्यक्ति होता है। स्वस्थ व्यक्ति का मतलब केवल फिजिकल हेल्थ के साथ हमें जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। साइंस फिजिकल तक रहती है, लेकिन योग तो परमात्मा तक लेकर के जाने वाली विद्या है। आइए, हम बीमार होते कब है? मैं सिर्फ अगले 7-8 मिनट में अपनी बात को समेट लूंगा। देखिए समय है 7-8 मिनट का, क्योंकि विषय पूरा हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। हम बीमार होते कैसे हैं? जब हम प्रकृति से दूर जाने लगते हैं, अर्थात मेरी दिनचर्या अव्यवस्थित होती है, मेरा सोने का समय ठीक नहीं, मेरा उठने का समय ठीक नहीं, मेरा खाना खाने का समय ठीक नहीं। हमने प्रकृति के नियमों की हम अवहेलना करते हैं। भोजन मेरा ठीक नहीं है, भोजन की प्रकृति मेरी ठीक नहीं है, भोजन की मात्रा मेरी ठीक नहीं है, भोजन का समय ठीक नहीं है, भोजन मेरे शरीर मौसम के अनुकूल नहीं है, तो मैं बीमार होता हूं। जब मैं निष्क्रिय जीवन जीता हूं, जब मैं तनाव में जीता हूं, तब मैं बीमार होता हूं। और जब मैं बीमार होने लगता हूं तो फिर मैं अपने आप को कई बार संभाल नहीं पाता, क्योंकि मैंने अभी तक उसके कारण को नहीं जाना। आजकल क्या है, एक छोटी सी छींक लगी, पैसे बहुत ज्यादा होते हैं पर्स के अंदर, अब जैसे छींक लगी कहाँ जाएंगे हम? डॉक्टर के पास। नेचुरोपैथी में साफ लिखा है कि तीव्र रोग हमारे शत्रु नहीं, क्या होते हैं? मित्र होते हैं। क्योंकि अगर आपको नजला आया, आपको जुकाम आया, आपको कभी लूज मोशन लग गए, आपको कोई हल्का फुल्का बुखार हो गया, अगर आपको वोमिटिंग आ गई, तो आप समझ लें कि ये अच्छाई के लिए हुआ है। जब कभी नजला जुकाम हो जाए तो आप सच मानिए, एक बार अपने ईश्वर को हाथ जोड़ करके उसका धन्यवाद करिए कि प्रभु तेरा लाख लाख शुक्रिया कि जो मुझे नजला हो। क्योंकि अगर ये नजला ना होता तो मेरे भीतर जो बैक्टीरिया पनपने लग रहा था, जो मेरे भीतर इन्फ्लेमेशन होने लगा था, या मेरे
भीतर कोई भी रोग पैदा होने लगा था वो किसी बड़े रोग में बदल जाता। मेरे शरीर की इम्यून सिस्टम, मेरे शरीर की जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, उसके अंदर इतनी ताकत है कि अब ये नजला जुकाम मेरे उस बैक्टीरिया को मार करके शरीर से बाहर कर देगा और मैं निरोगी हो जाऊंगा। हम क्या करते हैं उसमें, हम दवाइयां खाना शुरू कर देते हैं और दवाइयां खा के क्या होगा, वो म्यूकस सूखने लग जाता है, सूख करके अंदर वो जाम होने लग जाता है, धीरे धीरे रास्ते रुकने लग जाते हैं। कुछ दिन के बाद जब बार बार आप इसको रिपीट करते हैं तो आप साइनसाइटिस के पेशेंट बन जाते हैं, और जब साइनसाइटिस के पेशेंट बन जाते हैं फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उसको क्या करेगा, डॉक्टर के पास अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अगर पेशेंट मेरे पास आएगा और मैं उसको दवाई नहीं लिखूंगा तो वो मेरी बात को मानेंगे नहीं, वो कहेंगे इस डॉक्टर को तो कोई नॉलेज ही नहीं, और फिर वो उसको सर्जरी करेगा। सर्जरी क्या करेगा, जमे हुए म्यूकस को बाहर निकालेगा। तो भाई अगर जमा हुआ म्यूकस बाहर निकाल दोगे तो दोबारा नहीं जमेगा क्या? अरे तुम करो ना कपालभाति प्राणायाम, आप करो ना सुबह उठ करके रबड़ नेति सूत्र नेति का अभ्यास, आप करो ना भस्त्रिका प्राणायाम, आप करो ना सूर्य वेदी प्राणायाम। आप देखिए तो सही करके, जितनी चीजें मैंने आपको बताई अगर आप उसको रेगुलर कर लें और सुबह उठ करके 2-2 बूंद आप सिर्फ इस तर्जनी उंगली पर लगा करके और नासिका में लगा लें तो आपको कभी ये रोग हो ही नहीं सकते। आपका सिस्टम सारा एकदम क्लियर होगा। आज हम अनीमा की बात करते हैं, एलोपैथी में आप जाते हैं, वहां पर भी जब सर्जरी होती है या प्रसव से पहले महिलाओं को डॉक्टर लोग अनीमा देते हैं। आप नेचुरोपैथी में जाते हैं, वहां भी अनीमा की बात होती है। आप योग के अंदर आते हैं तो सट क्रियाएं आ जाती हैं, वहां पर भी अनीमा की बात आती है। कहीं चाहे इसको बस्ती कह लो, अनीमा कह लो, आप जो मर्जी कहिए, लेकिन कितने लोग हैं जो स्वस्थ होते हुए अनीमा लेते हैं समाज के अंदर। अरे तुम बर्तन साफ करते हो, तुम कपड़े साफ करते हो, तुम ड्राइंग रूम साफ करते हो, तो भैया ये भीतर के कमरों को कौन साफ करेगा? यदा कदा स्वस्थ रहते हुए कुंजल करना सीखो ना, यदा कदा आप अनीमा लेना सीखो ना। अनीमा लेने की विधि नहीं पता लोगों को, डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अगर किसी को अनीमा लेने की विधि सही पता हो, और मैं यकीन मानिए 1.5-2 महीने में सिर्फ एक बार अनीमा रिपीट कर लें, आपके पेड़ों वाला भाग इतना स्वस्थ रहेगा कि आपको कभी भी वो दोष हो ही नहीं सकते जो पेड़ों से जन्म लेते हैं। और यह बात साइंस भी मानेगी कि रोगों का जो जड़ है वो पेड़ू है, मल का भंडार है। इसको साफ सुथरा रखना सीखिए ना। तो शुद्धि क्रियाएं एक तरीके से योगिक सर्जरी है बिना पैसे की। एक भाषा मैंने शब्द बोल दिया, क्या है ये? योगिक सर्जरी है बिना पैसे की। इसको करना सीखिए और रूटीन में अपनाइए इसको रूटीन में। सुबह उठ करके अगर आप 4-5 क्रियाएं रोज कर लें, आइज वॉश कप से अपनी आंखों को धो लें, आप ऊषा पान कर लें, आप कर्ण नीति क्रिया कर लें, आप अपनी नासारंध्र में जो तेल जो लगाते हैं उसको लगा लें, आप जीवा मोहन नीति कर लें, हम मीठे टूथपेस्ट करते हैं। अरे भाई तुम अपने घर में अपना मैं आपको एक वो बताता हूँ मंजन। अगर हम और आप जिस उम्र में बैठे हैं, आप यकीन मानना अगर आप अपने हाथ का घर पर बने हुए मंजन का अगर आप प्रयोग शुरू कर देंगे तो आपकी 10 से 15-20 साल उम्र दांतों की वैसे ही बढ़ जाएगी। ओल्ड एज में आप सारे स्वाद चख पाएंगे, चबा पाएंगे। क्या करना है? फटकरी को तवे पे भून लें, आप भून करके उसको कूट लें, पाउडर टाइप बना ले, और 1 चम्मच फटकरी के पाउडर में 7 चम्मच सेंधा नमक डाल दें। रेशो समझते रहना एक बार भी। उसके अंदर लगभग 1.5 चम्मच के आसपास हल्दी मिला दें, 25-30 लौंग कूट लें, कूट करके लगभग 1.5 से 2 चम्मच आप लौंग का पाउडर मिला दें। 2 से 3 चम्मच उसके अंदर छाया में सूखे हुए नीम के पत्तों का पाउडर मिला दें। देखिए क्या क्या बतलाया मैंने, आपको याद है? पहले नंबर पर क्या? फटकरी, दूसरे नंबर पर सेंधा नमक। 1 और 7 की रेशो है, रेशो भी याद रखना।
और 1 चम्मच भुनी हुई फटकरी, 7 चम्मच सेंधा नमक, 1.5 से 2 चम्मच पिसी हुई कुटी हुई लौंग और 1.5 से 2 चम्मच हल्दी और लगभग 2.5 से 3 चम्मच सूखे हुए नीम के पत्तों का पाउडर। इनको अच्छी तरह पाउडर का रूप दे लें और एक डिब्बी में उठा करके रख लें। इसको नीम का पत्ती कितना? कूटने के बाद नाप लें 3 चम्मच, 2.5 से 3 चम्मच। और अगर मान लो कहीं कोई चीज थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो जाएगी, कोई एलोपैथिक दवाई तो है नहीं, आप देखिए ना। और सारी चीजें देखिए आप, है क्या? हल्दी, लौंग, सेंधा नमक, आप ये देखिए ना चीजें क्या है, फटकरी। और आपने करना क्या है, लगभग 1.5 ग्राम 1 ग्राम बाएं हाथ के थैली पे सुबह के टाइम रखिए, उसमें 4 से 5 बूंद सरसों के तेल की मिला दीजिए, लगभग 4 बूंद 5 बूंद, और उसका पेस्ट बना दीजिए उंगली पर। और आप इस तर्जनी उंगली पर लगाइए उसको, और मसूड़ों के ऊपर वाले हिस्से को अच्छी तरह से रब कीजिए 20 से 25 बार, बाहरी भाग और 20 से 25 बार आंतरिक। दांतों को नहीं कह रहा हूं मैं, मसूड़ों को कह रहा हूं। दांतों का स्वास्थ्य मसूड़ों के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। जिस पेड़ की नींव ही, जड़ें ही कमजोर हो जाएंगी, वो पेड़ कभी टिक नहीं पाता। अब मसूड़ों को स्वस्थ रखना सीख लीजिए, दांत स्वतः ही स्वस्थ हो जाएंगे। ये नियम है। बिल्कुल ऐसे ही आप बायां हिस्सा, फिर नीचे के जबड़े में बाहरी और अंदर के हिस्से को लगभग 20 से 25 बार इसको कीजिए। उसके बाद अंदाजा 1 मिनट 1.5 मिनट आप उसको अंदर ही रखिए, इसको मंजन को 1-1.5 मिनट के बाद आप कुल्ला कर लीजिए। और उसके बाद देखिए आप कितना फ्रेश आप फील करेंगे। अगर आपका मन करता है ब्रश करने का, तो ब्रश से आप दांतों को क्यों रगड़ते हो? उनको क्या बिगाड़ा है आप, उन्होंने क्या बिगाड़ा आपका जो उनको रगड़ते रहते हो? उन पे क्या लगा हुआ है? उन पे कुछ नहीं लगा हुआ है। अगर आपने एंटीबायोटिक से इसको कर दिया, अगर वहां कोई ऐसी चीज होगी, वो अपने आप ही उसको ठीक कर लेगी। हाँ, अगर आपने सॉफ्ट ब्रश लेकर के अब थोड़ा ऊपर से नीचे की तरफ 2-3-4 बार इधर, 2 से 3-4 बार ऊपर नीचे करके उसको बंद करो, बिना पेस्ट के। पेस्ट आपने पहले कर लिया होने से, ये सबसे बेस्ट है दांतों को। एक ही छोटी सी चाबी मैंने आपको दी। जब हम आसनों का अभ्यास करते हैं, थोड़ा सा आसनों प्राणायाम के बारे में भी बता दूं, क्योंकि मेरा योग का विषय है। तो मेरा अपना मानना है कि आसन में अगर आप एक पैकेज बना लो, अगर आप अपना एक पैकेज बना लो, लगभग कोई 20-25 मिनट का आसनों का, 10-12 मिनट का प्राणायाम का और 10-15 मिनट का ध्यान का उसमें कर लें प्रतिदिन। इन 3 चीजों को अगर आप एक पैकेज बना लें, तो जीवन में हर समस्या का सामना आप कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। और जब आप आसनों का पैकेज बनाएं, तो आप उसमें अपने, अगर शरीर में कोई दोष है, उसको जरूर कंसल्ट कर लें किसी से। थोड़ा फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, दाईं तरफ, बाईं तरफ और डायगोनली सारे आ जाएं। आपने पादहस्त आसन कर लिया, आपने अर्धचक्रासन कर लिया, आपने त्रिकोण आसन कर लिया, आपने ऊष्ठासन कर लिया, आपने शशक आसन कर लिया, आपने शलभ आसन कर दिया, आपने भुजंग आसन कर दिया, आपने धनुरासन कर दिया, मकर और मरकट आसन कर दिया, शवासन कर दिया, काम हो गया। अभी अनुलोम विलोम प्राणायाम की बात कर रहे थे, आपने अनुलोम विलोम प्राणायाम कर दिया, भ्रामरी और उज्जयी और कपालभाति, ये 4 प्राणायाम ऐसे हैं, अगर हर रोज आप करते रहो, बाकी 1-2 प्राणायाम बीच बीच में बदलते रहो, इसमें सारा कुछ आ जाना है। सूर्य वेदी प्राणायाम की आवृत्ति सर्दियों में ज्यादा करो, चंद्र वेदी प्राणायाम की गर्मियों में करो, क्योंकि अभी उसको बतलाया गया कि एक ठंडी नाड़ी है, एक गर्म नाड़ी है। आप इसी तरह से आप प्रतिदिन 10-15 मिनट बैठ करके ओम की चैंटिंग करो, अपने आप से बातें करो। सुबह से शाम तक मैंने क्या किया, कितनी बार गुस्सा किया, किसी के बारे में कितनी बार नकारात्मक विचार आया। रात को सोने से पहले 5 मिनट अपने पिछले 24 घंटे की रील घुमा दो आंख बंद करके। अगर कहीं कोई गलती की है, तो अपने उस स्वरूप को साक्षी बना करके एक बार तो अपनी गलती को रियलाइज करके देखो। जैसे ही अपनी गलती को रियलाइज करोगे, तो वो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स की बात हो रही थी, वो स्वतः ही आपके सिंपैथेटिक नर्व्स जो आपकी हाइपर होकर के आपकी क्रोध की तरफ और नकारात्मक की तरफ लेकर के जाती है, तो आप सकारात्मकता की ओर बढ़ जाओगे और आप संतुलन बनाना जीवन में सीख जाओगे।
तो ये छोटी छोटी चीजें जब हम अपने जीवन में अपना लेते हैं तो हम अपना स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, अच्छा जीवन जी सकते हैं। ओम शांति शांति।